हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे स्टाफिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में, सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, टाइप्स, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट। So let's start with the definition of requirements. Requirements may be defined as the process. ये क्या हम डिफाइन कर सकते हैं इसको? ये एक प्रोसेस है, ओके, ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी एग्जिस्टेंस में आता है तो उसके लिए पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन आफ्टर हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट्स लोगों को हायर करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में किन लोगों की आवश्यकता है और कितने लोगों की आवश्यकता है और उनके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, कितना नॉलेज होना चाहिए, कौन सा स्किल होना चाहिए कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने में हमारा हेल्प करे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्च करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में किन लोगों की आवश्यकता है। तो हम लोग सबसे पहले पोस्ट को डिफाइन करते हैं, है ना। अकाउंटेंट का अगर हमें ज़रूरत है तो हमें अकाउंटेंट के पोस्ट को डिफाइन करना होगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर की आवश्यकता है, मार्केटिंग मैनेजर की आवश्यकता है और लेबर की आवश्यकता है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स हम लोग सीट भी अलाउड करते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट में 2 लोगों की आवश्यकता है, प्रोडक्शन मैनेजर हमें 1 चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर 1 चाहिए और लेबर हो सकते हैं कि हमें 10 चाहिए। तो उसका क्राइटेरिया हम लोग तैयार करते हैं, उसका क्राइटेरिया हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि अगर अकाउंटेंट के जॉब के लिए हमें एक कैंडिडेट चाहिए तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, वैसे एम्प्लॉयज जो कैपेबल हो, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले हो, और तभी हम उनका सिलेक्शन कर पाएंगे। तो हमने जब तक एक क्राइटेरिया नहीं बनाएंगे हम, तो क्राइटेरिया को वो अगर फुलफिल नहीं करेगा तो उसको तो हम हायर नहीं कर सकते। हम तभी उसको हायर कर पाएंगे जब वो व्यक्ति उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होगा। एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए तो हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं और बताते हैं कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये पोस्ट उसमें वैकेंट है और हमें इतने कैंडिडेट की आवश्यकता है और उस कैंडिडेट के पास इतना क्वालिफिकेशन या डिग्री, ये नॉलेज होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है ना। तो इस प्रकार से हम उसको इनकरेज कर सकते हैं। हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर वाले हो, तो कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट होता है तो सबसे पहले क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन होता है या उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाता है कि ये जॉब है, ये उसका पे स्केल होगा, ये उसकी सैलरी होगी और इतने लोगों की हमें आवश्यकता है, ये क्राइटेरिया है। तो जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएगा, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनने के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करने के लिए हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम वहाँ जॉब करने के लिए कैपेबल हैं। देन ये बोलता है रिक्वायरमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है एज इट स्टिमुलेट्स पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब।
हम लोग रिक्वायरमेंट्स को एक पॉजिटिव प्रोसेस के तहत भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को इनकरेज कर रहा है। यहाँ पे एक वर्ड है इनकरेजिंग, तो इनकरेज कैसे कर रहा है? लॉन्ग टाइम से अगर लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बट दे आर क्वालिफाइड, उनके पास डिग्री है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिल रहा है कि जिस मौके को वो ग्रैब करके अपने आप को कहीं ना कहीं जॉब में लगाए। तो अगर हम देखेंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर वाला हो, कहीं भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो उनके पास जो डिग्री और नॉलेज है थोड़ा और मेहनत करके उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें और उस जॉब के लिए अप्लाई करें। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स को हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट वी हैव इज पार्ट ए, इंटरनल सोर्सेज, एंड सेकंड पार्ट वी हैव इज पार्ट बी, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज। पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज के बारे में कि इंटरनल सोर्सेज क्या है। ओके, तो इंटरनल सोर्सेज इट रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल का मतलब ही समझ में आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम केवल उनको ही इनवाइट कर रहे हैं, उनको ही इनविटेशन दे रहे हैं कि वो आकर के जो जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन में या वैकेंट सीट जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है वो उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ओके, इट रेफर्स टू इनवाइटिंग, ये इनवाइट कर रहा है कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन। ओके, अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो आपने ध्यान में रखना है कि हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी में भी हो सकता है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जिस पोजीशन में जॉब कर रहे हो, हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मौका दे रहा है कि आप वहाँ से थोड़ा ऊपर उठ सकते हो। आप जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, जो व्यक्ति जिस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, उसको एक मौका दिया जा रहा है कि वो इंटरनल एग्ज़ाम या इंटरनल इंटरव्यू दे करके वो अपने आप का पोजीशन अपग्रेड कर सकता है, अपने आप का जो वो पोजीशन जो एक्चुअल अभी जो प्रेजेंट में होल्ड कर रहा है वो उससे ऊपर उठ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में हम दो टाइप्स को पढ़ेंगे। ये आएगा इंटरनल सोर्सेज में, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो पहले हम बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। इट मीन्स प्लेसिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं तो एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल सी ग्रेड में काम कर रहा था। ओके, अगर हम ग्रेड की बात करते हैं या पोजीशन की बात करते हैं तो एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है ओ। ओके, ये इसका सिलेक्शन हुआ था सी ग्रेड में, लेकिन जब हम प्रमोशन देंगे तो हो सकता है हम इसको बी में ट्रांसफ़र कर दें, बी में हम इसको प्रमोट कर दें, ग्रेड बी में ये चला जाए। इसका पोजीशन सी से बी की ओर बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है अगर पोजीशन इंक्रीज किया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रहा है और प्रेस्टीज या फैसिलिटीज़ और पे की बात करते हैं। तो जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑथोरिटी भी मिल जाता है, और ऑथोरिटी मिलता है तो फैसिलिटी भी मिलेगा, और फैसिलिटी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पे स्केल भी बढ़ेगा या उसका सैलरी भी बढ़ेगा। अगर हम सी से बी ग्रेड की ओर जा रहे हैं तो हमें जो सैलरी शायद हम मान लेते हैं कि हमें 10,000 मिल रहा था बी सी ग्रेड में, ठीक है, लेकिन अगर हम बी ग्रेड में जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा 70,000 हो जाए, 17,000 हो जाए। तो हम यहाँ पे 17,000 का क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 7,000 जो हमारा बढ़ गया क्योंकि हमारा जो ग्रेड था वो भी बढ़ गया, हमारा जो पोजीशन था वो भी बढ़ गया। अब इसके साथ हो सकता है कि बहुत सारा फैसिलिटी भी हमें मिलने लगे, तो बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा। फैसिलिटी मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। हम जितने हायर पोजीशन पे हमारा
इंक्रीमेंट होते जाता है, हम जितना हाई होते जाते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति लोअर ग्रेड पे काम करता है केवल वो कुछ ही चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब वही व्यक्ति एक मैनेजर की पोस्ट को होल्ड करता है तो मैनेजर का जो काम होता है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, सभी चीज़ों को एक्यूरेट लेकर के चलना या सिस्टमैटिक लेकर के चलना। तो जहाँ पर उसका पोजीशन बढ़ रहा है एट द सेम टाइम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो ये है फर्स्ट टाइप इज प्रमोशन। सेकंड टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें आएगा हमारा ट्रांसफ़र। इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। ये किससे डील कर रहा है? ये शिफ्टिंग से डील कर रहा है ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। कहने का मतलब है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है और वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो एक डिपार्टमेंट से शिफ्ट होकर के उसका ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में। बिल्कुल ऐसा होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक व्यक्ति का सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर हुआ है, ओके, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके वहाँ पहुँचा है, लेकिन उसके पास एक और डिग्री है जो दूसरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो हो सकता है कि हम इंटरनल एग्ज़ाम लेकर के या इंटरनल इंटरव्यू लेकर के हम या इंटरनल सोर्सेज की माध्यम से हम उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ internal sources. First we have is employees are motivated to improve their performance. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं अगर हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं थ्रू इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज में हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, उनका ट्रांसफ़र करके या ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी और जगह वो जाएंगे तो किसी और पोस्ट पर वो होल्ड करेंगे या उनका प्रमोशन करके हम कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक ब्रांच में किसी और पोजीशन में है हो सकता है कि जब वो नेक्स्ट ब्रांच में जाएगा या नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा तो हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, उसका जो सीट था वो वहाँ बढ़ जाए पोजीशन। तो ये दूसरे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसमें से एक है पी जो है वो बहुत मेहनत करता है और चीज़ों को सिस्टमैटिक लेकर के चलता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भी पूरा करने में पूरा सहयोग करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने देखा कि पी जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो हमारे दिए हुए ड्यूटी को पूरा कर रहा है, तो क्यों ना हम इसका प्रमोशन कर दें। तो जब पी का प्रमोशन होगा तो दूसरे एम्प्लॉय भी क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। और जब पी सी से बी ग्रेड की ओर जाएगा तो ये जो वहाँ जाएगा तो वहाँ भी उसी तरीके से मेहनत करेगा क्योंकि इसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। जब ये सी से बी ग्रेड की ओर जा रहा है तो इसने यहाँ भी मेहनत किया होगा तभी तो ये बी ग्रेड में जा रहा है। तो बी ग्रेड में जब ये जाएगा तो वहाँ भी जा कर के सेम एनर्जी से ही मेहनत करेगा, पूरा पोटेंशियल लगाएगा, पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा, जितना नॉलेज उसके पास है या जितना स्किल है वो उसको यूटिलाइज करेगा। तो कहने का मतलब है वो भी मोटिवेट होगा और उसके साथ काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉय भी क्या होते हैं? मोटिवेट होंगे। वो देख रहे हैं कि अगर पी को प्रमोशन मिला है, पी का सैलरी बढ़ा है या पी को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिला है तो हम लोग भी मेहनत करेंगे तो हम लोगों का भी क्या होगा? प्रमोशन होगा, हम लोग भी कुछ ना कुछ ज़्यादा कमाएंगे। Next we have is point number 2. Internal recruitment also simplifies the process of selection and placement. अगर हम इंटरनल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है? एक प्रोसेस है जिसपे हम सिलेक्शन और प्लेसमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया तो एक पोस्ट निकला बी ग्रेड का, तो जो कैंडिडेट उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो तो पहले इंटरनल एग्ज़ाम देगा या जो इंटरव्यू होगा वो क्वालिफाई करेगा तभी उसको ये पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ भी हम क्या करें? सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग 15 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं,
जो कर रहे हैं ग्रेड सी में, हमने निकाला है बी का। ओके, तो सिलेक्शन हम करेंगे तो कितने के बीच में करेंगे? हमारे पास मान लेते केवल 2 सीट है जो बी ग्रेड में आता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन कितना है? 15 है। हम जब भी सिलेक्शन करेंगे तो 15 से ही करेंगे, और हमें एक्चुअल में कितने लोगों की आवश्यकता है? तो 2 लोगों की आवश्यकता है। तो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट भी सेम होगा, लेकिन जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसका हम बोलेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर अप्लाई करेंगे तो वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन कर रहे हैं और उसी में हम प्लेसमेंट देंगे। हम तो आउटसाइडर से तो नहीं बोल रहे हैं कि आप आकर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। हम जब भी बोल रहे हैं तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, वेरी गुड। हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं हो रहा है, और हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ रहा है। एक एम्प्लॉय है, वो बहुत सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या हम इन्हीं 15 एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, तो ये 15 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं, या वो ये भी जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं। जब भी हम सिलेक्शन करेंगे इन 15 लोगों के द्वारा, या इन्हीं 15 में से किसी 2 या 1 लोगों का सिलेक्शन हम करेंगे, तो हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। कैसे बचेगा? अगर हम आउटसाइडर को इनवाइट करते हैं या उन्हें हम बोलते हैं कि आप अप्लाई कीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। उससे भी पहले हम क्या करेंगे? अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना वैकेंट जॉब है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू द वैकेंट पोजीशन या वैकेंट जॉब हम लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं। नोटिफिकेशन निकालने के बाद हम लोग सारा पॉइंट क्लियर करते हैं उसमें कि किन लोगों की आवश्यकता है, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितना हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें। देन आफ्टर हम उनका एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उनके लिए हमें अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम लेना है, फिर एग्ज़ाम लेने के बाद जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं देन हम इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू के बाद भी हम कुछ ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक लेंदी प्रोसेस में काउंट होता है, इसीलिए हमारा जो टाइम है वो उसमें वेस्ट होता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को सेलेक्ट करेंगे और हम जानते हैं कि ये 15 एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों से अवेयर हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक ऑनर जो होता है या एक बॉस जो होता है वो अपने एम्प्लॉय के बारे में जानता है कि कौन कितना मेहनती है, कौन लेज़ी काम करता है। तो अगर हम उन्हीं 15 में से सिलेक्शन करेंगे तो हम बेस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, और हमारा टाइम भी बचेगा, और बाद में हम उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं देना पड़ेगा। अगर हम किसी नए एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो एक ओरिएंटेशन हमें कराना पड़ता है, या फिर उन्हें कुछ टाइम के लिए ट्रेन करना पड़ता है, उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन से अवेयर करवाना पड़ता है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना पड़ता है। जब तक वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से के बारे में नहीं जानेंगी, या हम कैसे काम करते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम को लेकर के चलता है, जब तक वो उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम आउटसाइडर को इनवाइट करते हैं, बाहर वाले लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, हमें बहुत सारा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, और उस अरेंजमेंट्स के बाद जाकर के हम एक एग्ज़ाम लेते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे?
एक्चुअल में कितने ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब है उसको डिटरमाइन करेंगे। देन उसके बाद हम उसका एडवर्टीजमेंट निकालते हैं या नोटिफिकेशन निकालते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तो वो पूरे चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करता है कि एक्चुअली में कितना सीट खाली है, कितना पे स्केल रहेगा और कैसे हम एग्ज़ाम लेंगे, क्या उसका सिलेबस है। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है। अगर जो हम एग्ज़ाम का सेंटर बनाएंगे, हमें वो चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। देन हमें आउटसाइडर के लिए एग्जामिनर चाहिए होगा जिसे हम इनविजिलेटर बोलते हैं। तो हमें इनविजिलेटर रखना पड़ेगा और उन्हें कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा, उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट हम उन्हें देंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इनविजिलेटर को हमें कुछ पे करना होगा। देन हम कॉपी करेक्शन करवाएंगे तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम अगर इंटरव्यू लेते हैं तो हमें एक पैनल बैठाना पड़ेगा जो प्रोफेशनल होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे। हम उन्हें काम देंगे कि आपको इतने लोगों को सेलेक्ट करना और ये क्राइटेरिया है, तो हमें कुछ ना कुछ उन्हें भी पे करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम करते हैं और इसमें टाइम भी लगता है, मनी भी वेस्ट हो रहा है और ये कॉस्टली है। लेकिन अगर हम इंटरनली सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं, तो वो थोड़ा चीप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पब्लिकली नोटिस निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बी ग्रेड का पोजीशन खाली है और उसमें 2 लोगों की आवश्यकता है, तो केवल हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बता सकते हैं, ओके, और वो इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। हमें अगर एग्ज़ाम भी लेना होगा तो हम इंटरनली एग्ज़ाम कहीं भी ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हमें उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है। हम कम से कम एक्सपेंस करके, कम से कम खर्च करके हम उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं, ओके। तो ये थोड़ा चीप होता है। तो इंटरनल जब भी होगा तो ये यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी लिमिटेड होंगे। हम तो आउटसाइडर को इनविटेशन नहीं दे रहे हैं, हम लिमिटेड एम्प्लॉयज़ को ही इनविटेशन दे रहे हैं और लिमिटेड एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स में से ही हम उनका सिलेक्शन करेंगे। तो ये थोड़ा सा चीप है एज आई कंपेयर टू एक्सटर्नल, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस या डीमेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड, ओके। यहां पर लिमिटेशंस में फर्स्ट पॉइंट जो है वो बोलता है कि यहां पर जो स्कोप है, जो फ्रेश कैंडिडेट आने का स्कोप है वो खत्म हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि हम जब भी सिलेक्शन करेंगे तो हम एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे, उस एम्प्लॉय का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 एम्प्लॉयज़ अगर काम कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन जब भी करेंगे तो 50 में से ही किसी ना किसी 2 लोगों का करेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रेश कैंडिडेट आने का चांसेस है वो ख़त्म हो जाता है। वो एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे जो लॉन्ग टाइम से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक ही मोड में काम कर रहा है, वो उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसी कंडीशन में वो लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम फ्रेश कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं तो वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है, न्यू आइडिया के साथ आता है, क्रिएटिविटी के साथ आता है। हम देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट लॉन्ग टाइम से काम करता है कहीं ना कहीं उसका क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाता है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक कंपटीशन की भावना होती है जिसे हम पॉजिटिवली डील कर सकते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से वही काम कंटिन्यू कर रहा है, जिसके चलते वो कभी कभी बोर हो जाता है और कभी परफेक्ट नहीं करता है, जिसके कारण हम प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी देख पाएंगे। अगर हम फ्रेश कैंडिडेट को लेते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट क्रिएटिविटी को साथ लेकर के आता है, एनर्जी को साथ लेकर के आता है, जिससे वो और ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि वो अभी ऑर्गेनाइजेशन में नया है,
उसे अपना पोजीशन बनाना है, उसे अपना बेस्ट देना है, तो वो हर चीज़ में मेहनत करेगा और खुद को बेस्ट साबित करने का प्रयास में लगा रहेगा। तो इससे जो हम देख पाएंगे कि वो कैंडिडेट जब आएगा तो क्रिएटिविटी साथ लेकर के आएगा, वो चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करके पेश करेगा। वही कैंडिडेट अगर लॉन्ग टाइम में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाएगा। तो जो फ्रेश टैलेंट आने का स्कोप रहता है वो इंटरनल सोर्सेज में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज में केवल हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ या उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा डीमेरिट्स में काउंट हो जाता है, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, क्योंकि अगर हम फ्रेश कैंडिडेट को लाएंगे तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके अंदर भी कंपटीशन आ जाएगा कि ये अभी तो नया आया है और ये पूरा अपना फुल एनर्जी के साथ काम कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, तो वाई डोंट वी कहने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अगर ये अपना 100% दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। तो इसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या इंटरेस्ट है वो भी पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो फ्रेश टैलेंट आने से बहुत सारी चीज़ों में हम अच्छा देख पाएंगे या पॉजिटिविटी देख पाएंगे हम। तो फ्रेश टैलेंट एक अच्छा रोल प्ले करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स के लिए काम करता है कि वो पूरे इन्वायरमेंट में एक एनर्जी लेकर के आता है, पूरे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कंपटीशन लाता है जो एक पॉजिटिव कंपटीशन है। नेक्स्ट वी हैव इज द एम्प्लॉय मे बिकम लेथार्जिक। अब वो एम्प्लॉय जो 10 साल से या 15 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक ही काम को वो 15 साल से कर रहे हैं, वो करते करते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो बोर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक यानी लेजी हो जाते हैं। वो काम तो करते ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं या काम करना नहीं चाहते हैं या काम को वो अच्छे से पूरा नहीं करें, वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जिस एनर्जी के साथ करना चाहिए, जिस मोटिव के साथ करना चाहिए, जिस इंटेंशन के साथ करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाता है उसके अंदर। तो लेथार्जिक यानी लेजीनेस आ जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर। अब उन्हें क्या करना है, सुबह उठना है और ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद उसी काम को करना है वो जो 15 साल से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाते हैं। तो ये जब बोर होंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो डीमेरिट्स का काम करेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी नहीं रुकने वाला काम कर रहा है। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कंटिन्यू प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन मैनेजर बोले यार मैं तो यही काम रोज़ कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, एक काम को मैं 15 साल से कर रहा हूँ, कोई फ्रेशनेस नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, बस मैं बोर होकर के एक ही काम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो उस काम को तो करता है लेकिन उतने एनर्जी के साथ वो नहीं करता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड। ओके, मैंने बताया था जो स्पिरिट है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो कंपटीशन को बढ़ावा देता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। कैसे हो जाता है, जितने एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टाइम से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय है सारे लोग एक दूसरे से क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर में वो लोग काम कर रहे हैं, एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन तो नहीं होगा। अगर मैं और मेरा फ्रेंड कहीं जा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे हम एक दूसरे को और एक दूसरे का हम कमी को छुपाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपटीशन को रिड्यूस कर दे रहे हैं। ओके,
50 एम्प्लॉय अगर आपस में 15 साल से काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, और जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मोटिव होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और एम्प्लॉय केवल अपने बारे में सोचता है, जिसके कारण जो जितना टाइम हम ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगाते हैं या लगना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो जब हम फ्रेश टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके आने से क्या आएगा, कंपटीशन की भावना आएगी, कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़ में होगा। वो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, और 100% वो देंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा या वो अच्छे से पूरा होगा। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ मे बी हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ इंटरनल सोर्स। The next we have is frequent transfer of employees may often reduce the productivity of the organization। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट ट्रांसफर कर देते हैं वो तो वहां पर हम क्या देख पाएंगे, ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी में हम रिडक्शन देख पाएंगे या रिड्यूस देख पाएंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज हमने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट्स के बारे में, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हमने टाइप्स देखे, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। देन आफ्टर हम लोगों ने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ।